हम शिवाजी महाराज को एक गोले के केंद्र की तरह घेर लेंगे, ये कहा राजा जय सिंह ने औरंगजेब से। पर क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर पाए? क्या हुआ जब मुगल बादशाह, राजपूत योद्धा और मराठाओं की शान छत्रपति शिवाजी महाराज आमने सामने आए? इतिहास के इस बेहद प्रमुख मोड़ पर क्या हुआ था और इसने कैसे भारत के इतिहास को बदल दिया? तो नमस्कार दोस्तों, और चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मराठा ताकत का उदय कब और कैसे हुआ। ये 17वीं सदी की शुरुआत का वक्त था जब अहमदनगर और बीजापुर की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था में मराठों का महत्वपूर्ण स्थान था। और जैसे जैसे मुगल दक्कन की ओर बढ़े, शासन के मामलों में मराठों की शक्ति और प्रभाव बढ़ता गया। दक्कनी सुल्तानों और मुगलों दोनों ने ही उनका सपोर्ट पाने का प्रयत्न किया और मलिक अंबर ने बड़ी संख्या में स्वतंत्र सहायक के रूप में मराठों को अपनी सेना में नियुक्त किया। हालांकि कई प्रभावशाली मराठा परिवार जैसे मोरे, घाटके, निम्बालकर आदि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय सत्ता का प्रयोग करते थे, फिर भी मराठों के पास राजपूतों की तरह अब तक अपना कोई बड़ा खुद का राज्य नहीं था। ये वो समय था जब शाहजी भोसले ने अहमदनगर में किंग मेकर का काम किया, यानी उनके फैसलों से अहमदनगर में सत्ता प्रभावित होती थी और अब उन्होंने मुगलों को चुनौती देना शुरू किया। हालांकि 1636 की उनकी बीजापुर से संधि द्वारा शाहजी ने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र छोड़ दिए। वो बीजापुर की सेवा में शामिल हो गए और अपनी ऊर्जा कर्नाटक की ओर मोड़ दी। अस्थिर परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए शाहजी ने बैंगलोर में एक अर्ध स्वतंत्र या सेमी इंडिपेंडेंट रियासत स्थापित करने का प्रयास किया। इसी को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा पूना के पास एक बड़ी रियासत बनाने के प्रयास की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कहा जा सकता है। अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के शुरुआती जीवन के बारे में। तो शाहजी ने अपनी पूना की जागीर अपनी पत्नी जीजाबाई और अपने नाबालिग बेटे यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को दे दी। शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता का परिचय तब दिया जब 16-17 वर्ष की आयु में उन्होंने 1645 से 47 के वर्षों में पूना के निकट कई पहाड़ी किलों जैसे राजगढ़, कोंडाना और तोरण पर विजय प्राप्त की। अब 1647 में जब शिवाजी महाराज के संरक्षक और शिक्षक दादोजी कोंडदेव का निधन हुआ, तब शिवाजी महाराज अपने सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली खुद लेने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना वास्तविक विजय अभियान 1656 में शुरू किया, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जावली पर विजय प्राप्त की। जावली राज्य और मोरे का संचित खजाना महत्वपूर्ण था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे हासिल कर लिया। जावली की विजय ने उन्हें मावला क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों का निर्विवाद स्वामी बना दिया और सतारा क्षेत्र तथा तटीय पट्टी यानी कोस्टल स्ट्रिप कोंकण तक उनके लिए रास्ता खोल दिया। अब मावली सैनिक उनकी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और उनको साथ लेके शिवाजी महाराज ने पूना के पास जो पहाड़ी किलों की श्रृंखला थी उनको जीतकर अपनी स्थिति और भी मजबूत की। 1657 में बीजापुर पर मुगल आक्रमण हो गया, जिससे बीजापुर छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला नहीं कर पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले औरंगजेब से बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद शिवाजी महाराज ने मुगल इलाकों में अपनी पैठ गहरी करनी शुरू की। ये वही वक्त था, याद रहे, जब मुगलों में आपस में भी एक गृह युद्ध चल रहा था, क्योंकि औरंगजेब अभी तक राजा नहीं बना था, यानी शाहजहां और दारा शिकोह के साथ उसके अभी भी मतभेद चल रहे थे। राजा बनने की वो तैयारी कर रहा था, बादशाह बनने की वो तैयारी कर रहा था। उसने इसी अपनी तैयारी में बीजापुर के जो रूलर थे उनके साथ बातचीत और समझौता शुरू किया, इसलिए उसे शिवाजी महाराज के साथ बात करने का ना ही मौका मिला और उसने अभी तक शिवाजी महाराज के ऊपर कोई फैसला लिया भी नहीं था कि उसको उनके साथ क्या बातचीत करनी है या कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन औरंगजेब को राजे पर भरोसा नहीं था, वो उन पर भरोसा नहीं करता था और उसने बीजापुर के रूलर से ये कहा कि वो राजे को अपने साथ ना रखें, जो मुगल सीमा है या फिर ये जो बीजापुर की सीमा है उससे दूर रखें, और अगर उन्हें रखना भी है तो मुगल सीमा से दूर कर्नाटक में रखें। औरंगजेब के उत्तर में चले जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी विजय यात्रा फिर से शुरू करते हैं। उन्होंने घाट और समुद्र के बीच की तटीय पट्टी कोंकण में धावा बोल दिया और उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कई अन्य पहाड़ी किलों पर भी कब्जा किया। अब बीजापुर ने कठिन कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े बीजापुरी सरदार अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ भेजा और उसे सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह से
शिवाजी महाराज को वो बंदी बनाकर ले आए। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निमंत्रण भेजा और बीजापुरी दरबार से उन्हें माफी दिलाने का वादा किया। शिवाजी महाराज समझ गए कि एक जाल है और वो तैयार होकर गए और 1659 में अफजल खान को एक चालाकी भरे लेकिन साहसी तरीके से मार दिया। शिवाजी महाराज ने उसकी सेना को भी परास्त किया और उसकी जो भी तोप वगैरह थी और जितने भी उपकरण थे वो सब अपने अंडर ले लिया। विजय से उत्साहित मराठा सैनिकों ने पन्हाला के शक्तिशाली किले पर कब्जा कर लिया और दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर जिलों में एक बड़ा विजय अभियान चलाया। अब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती गई और लोग उनमें एक जादुई व्यक्तित्व देखने लगे। लोगों को उनमें एक जादुई शक्ति या जादुई व्यक्तित्व दिखाई देने लगा। मराठा क्षेत्रों से लोग उनकी सेना में शामिल होने के लिए उनके पास उमड़ पड़े। यहाँ तक कि अफगानी भाड़े के सैनिक जो पहले बीजापुर की सेवा में थे उनकी सेवा में शामिल हो गए। इन सब के बीच औरंगजेब मुगल सीमाओं के निकट एक इतनी बड़ी मराठा शक्ति के उदय को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने दक्कन के अपने मुगल गवर्नर शाइस्ता खान, जो उसका संबंधी भी था, उसको आदेश दिए कि वो शिवाजी महाराज का जो राज्य है उस पर अटैक करे। शाइस्ता खान ने 1660 में पूना पर कब्जा कर लिया और उसे अपना मुख्यालय बना लिया। इसके बाद उसने शिवाजी महाराज से कोंकण का जो क्षेत्र है उसका नियंत्रण छीनने के लिए अपनी सेना की टुकड़ियां भेजी। शिवाजी महाराज के हमलों और मराठा रक्षकों की बहादुरी के बावजूद मुगलों ने उत्तरी कोंकण पर अपना नियंत्रण बना लिया। अब महाराज ने एक बड़ा कदम उठाया। 1663 में उन्होंने शाइस्ता खान पर रात के वक्त उसके हरम में हमला कर दिया। उसके बेटे को मार दिया, उसके सेनापति को मारा और इससे उनकी ख्याति जो थी, उनकी प्रसिद्धि थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। ये खबर अब पहुंचती है औरंगजेब तक और वो शाइस्ता खान से बहुत ज्यादा नाराज होता है, इतना कि वो अब शाइस्ता खान को बंगाल भेज देता है। और पहले रिवाज होता था कि किसी को इतनी दूर ट्रांसफर करने से पहले एक बातचीत होती थी बादशाह और उस जो भी वो कमांडर हो या गवर्नर हो उसके बीच में। लेकिन औरंगजेब इतना नाराज था शाइस्ता खान से कि उसने बात भी नहीं की और सीधे उसका ट्रांसफर बंगाल कर दिया। इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने 1664 में सूरत पर अटैक किया, जो प्रमुख मुगल बंदरगाह था, और उसे लूटकर खजाने से लदे घर लौट आए। अब जानते हैं पुरंदर की संधि और छत्रपति शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा, जब वो औरंगजेब से मिले। शाइस्ता खान की हार के बाद औरंगजेब जाहिर सी बात है बहुत नाराज था और यहीं पर एंट्री होती है इस पूरे सिनेरियो में राजा जयसिंह की, जो आमेर के राजा थे। बहुत प्रमुख सलाहकार थे औरंगजेब के, तो औरंगजेब ने अब छत्रपति शिवाजी महाराज से निपटने के लिए राजा जयसिंह को नियुक्त किया। जयसिंह को पूर्ण सैन्य और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए ताकि वो किसी भी तरह से दक्कन में मुगल गवर्नर पर निर्भर ना रहे और सीधे बादशाह से इस बारे में बात कर सके। अब दूसरे मुगलों की तरह राजा जय सिंह ने मराठों की शक्ति को कम करके नहीं आंका। उन्होंने सावधानीपूर्ण कूटनीतिक और सैन्य तैयारियां की। उन्होंने शिवाजी महाराज के सभी कॉम्पिटिटर्स या विरोधियों से अपील की और शिवाजी महाराज को अलग थलग करने के लिए बीजापुर के सुल्तान को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। पूना की ओर बढ़ते हुए राजा जय सिंह ने फैसला किया कि वो शिवाजी महाराज के क्षेत्र के केंद्र पुरंदर के किले पर आक्रमण करेंगे, जिसमें शिवाजी महाराज का खजाना भी था और उनका परिवार भी वहीं पर था। 1665 में जय सिंह ने पुरंदर किले की कड़ी घेराबंदी की और उसे मुक्त करने के सभी मराठा प्रयासों को विफल कर दिया। महाराज को आशंका हुई कि वो इस किले को हार सकते हैं, साथ ही उन्हें राहत की और कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में उन्होंने जय सिंह से बातचीत करनी शुरू की और कुछ पॉइंट्स पर उनका समझौता हुआ। वो शर्तें ये थीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 35 किलों में से 23 किले, जिनके आसपास का भूभाग प्रतिवर्ष 4 लाख हुंड राजस्व देता था, मुगलों को सौंप दिए जाने थे, जबकि शेष 12 किले, जिनकी वार्षिक आयु 1 लाख हुंड थी, शिवाजी महाराज को सिंहासन के प्रति सेवा और निष्ठा की शर्त पर छोड़ दिए जाने थे। दूसरी शर्त यह थी कि बीजापुर कोंकण में 4 लाख हुंड प्रतिवर्ष का भूभाग, जिस पर शिवाजी महाराज का पहले से ही अधिकार था, उन्हें शिवाजी महाराज को दे दिया गया। इसके अतिरिक्त ऊपरी क्षेत्रों जैसे बालाघाट में 5 लाख हुंड प्रतिवर्ष का बीजापुर भूभाग, जिस पर शिवाजी महाराज को विजय प्राप्त करनी थी, वो भी उन्हें दे दिया गया। इसके बदले में उन्हें मुगलों को किश्तों में 40 लाख हुंड देने थे।
शिवाजी महाराज ने व्यक्तिगत सेवा से छूट मांगी, यानी वो पर्सनली मुगलों को सर्व नहीं करना चाहते थे। इसलिए अब उनकी जगह पर उनके बेटे यानी संभाजी को 5000 का मनसब देकर उनकी जगह पर नियुक्त किया गया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही चतुराई की बात है राजा जय सिंह की, जो नोटिस करने वाली है कि उन्होंने शिवाजी महाराज और बीजापुर के शासक के बीच में एक विवाद के कारण को जन्म दे दिया था। लेकिन जय सिंह की योजना की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि मुगल शिवाजी महाराज को बीजापुर क्षेत्र से मुगलों को दिए गए हिस्से की भरपाई करने में सहयोग दें, और ये राजा जय सिंह की एक बड़ी भूल साबित हुई। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के बारे में अपनी शंकाएं अभी दूर नहीं की थी और बीजापुर पर मुगल मराठा संयुक्त आक्रमण की चाल पर संदेह कर रहा था। लेकिन जय सिंह के प्लान्स बड़े थे। वो शिवाजी महाराज के साथ गठबंधन को बीजापुर और पूरे दक्कन की विजय की शुरुआत मानते थे, और एक बार ऐसा हो जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मुगलों का सहयोगी बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और ऐसे ही जय सिंह ने औरंगजेब को लिखा भी था कि हम शिवाजी महाराज को एक गोले के केंद्र की तरह घेर लेंगे। लेकिन ये पूरी चाल पलट गई। बीजापुर के खिलाफ मुगल मराठा का जो एक कॉमन अटैक था वो विफल हो गया। अपनी आंखों के सामने राजा जय सिंह ने अपने इस पूरे प्लान को फेल होते हुए देखा, और जब उन्होंने ये देखा कि उनका प्लान फेल हो चुका है तो उन्होंने शिवाजी महाराज को आगरा में आमंत्रित किया। यही वो वक्त था जब छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में राजा जय सिंह ने आमंत्रित किया। उसके पीछे कारण ये था कि राजा जय सिंह ने यह सोचा कि अगर औरंगजेब और शिवाजी महाराज इन दोनों में सुलह हो जाए तो औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण के लिए और ज़्यादा पैसे और रिसोर्सेज देने के लिए राज़ी हो जाएंगे, और बादशाह को राज़ी करने के लिए और इस सुलह के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में आमंत्रित किया। लेकिन ये चाल भी उल्टी पड़ने वाली थी। शिवाजी महाराज को अपमानित महसूस हुआ जब उन्हें 5000 के मनसबदारों की श्रेणी में रखा गया, एक ऐसा पद जो पहले उनके बेटे को दिया जा रहा था। ना ही बादशाह जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा था उनको शिवाजी महाराज से बात करने का समय मिला। इसीलिए शिवाजी महाराज गुस्से में चले गए और शाही सेवा से अब उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा वाकया मुगलों में कभी पहले हुआ नहीं था, और दरबार के एक मजबूत समूह ने इसीलिए तर्क दिया कि शाही गरिमा को बनाए रखने के लिए शिवाजी महाराज को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जय सिंह के कहने पे आगरा बुलाया था औरंगजेब ने। ऐसे में औरंगजेब ने ये ठीक समझा कि वो राजा जय सिंह से इस बारे में सलाह लें। जय सिंह ने शिवाजी महाराज के साथ नरमी बरतने का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन कोई भी बड़ा फाइनल निर्णय लेने से पहले ही शिवाजी महाराज नजरबंदी से निकल गए। उनके इस चतुराई से आगरा की जेल से निकल जाने को औरंगजेब हमेशा अपनी गलती मानता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा मराठों के साथ मुगल संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हालांकि स्वदेश लौटने के बाद 2 साल तक शिवाजी महाराज शांत रहे, उन्होंने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया मुगलों के खिलाफ। इस आगरा यात्रा ने एक चीज साबित कर दी राजा जय सिंह के सामने कि राजा जय सिंह के विपरीत औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ गठबंधन को बहुत ज़्यादा महत्व दे ही नहीं रहा था, और साथ ही वो छत्रपति शिवाजी महाराज को पसंद भी नहीं करता था। जैसा कि बाद के घटनाक्रमों से साबित हुआ, शिवाजी महाराज के बारे में औरंगजेब की शंकाएं उनके महत्व को नकारना और उनकी दोस्ती को कम महत्व देना उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक थी। ये था मराठा शक्ति के उदय का इतिहास। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए या इसी तरह हमारा इतिहास जानने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।